हेलो, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है 12th पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी कहिए। और चूंकि न्यू एडिशन जो एनसीईआरटी का 2025 में जो अभी है उसमें से आपको ये पहला चैप्टर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप आगे भविष्य के दृष्टिकोण से अगर देखें फॉर फ्यूचर, तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास चैप्टर 1 है। ऐसे तो आप कह सकते हैं कि ये ओल्ड एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है, इसलिए चैप्टर 1 को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको पहले ही बता चुके हैं, कंपटीशन वगैरह में इससे रिलेटेड बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए, जो काफ़ी समझिए बेसिक नॉलेज यहीं से गेन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर आप 12th के स्टूडेंट भी हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12th का ही यह पहला चैप्टर है एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर द कोल्ड वॉर एरा पढ़ने वाले हम लोग को पता है। कोल्ड वॉर एरा का अगर हिंदी कहें तो शीत युद्ध का दौर, ठीक है। और एक ऐसा दौर कहिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुई, जो 1939 से 45 तक चली थी, 1939 टू 1945 तक, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि दुनिया जो है समझिए कि बाइपोलैरिटी में डिवाइड हो जाती है, यानी कि दो ध्रुव में बढ़ जाती है। एक यूएसएसआर का ग्रुप होता है, ठीक है, और एक यूएस का ग्रुप। दोनों के बीच में क्या होता है, थ्रेटन काफ़ी चलता है, धमकी काफ़ी एक दूसरे को देते हैं, परंतु यह जो है कहिए कि फुल फ्लेज वॉर में नहीं बदलता है। लेकिन ऐसा उस समय का ऐसा सिचुएशन था कि जो कि लगता था कि युद्ध किसी भी पल हो जाएगा, फुल फ्लेज वॉर, यानी कि फुल स्केल वॉर हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, परंतु इसके बहुत सारे ऐसे दौर थे जिसने पूरे समझिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना एक छाप बनाए रखा। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को और स्टार्ट करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दो पिक्चर देख पा रहे हैं, सॉरी चैप्टर तो पहला ही हम लोगों का। एक यूएस ए का फ्लैग है, किसका है, तो यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, ठीक है। दूसरा फ्लैग देख रहे हैं आप, सोवियत संघ रूस का, यूएसएसआर का, ठीक है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पिक्चर के बारे में सबसे पहले हम लोग डिबेट करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए। ये लिखा हुआ है, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेड टू द राइज ऑफ टू मेजर सेंटर ऑफ पावर। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वैसे ही दुनिया की दो महाशक्ति के रूप में उभरी, एक यूएस और दूसरा यूएसएसआर। द टू पिक्चर्स एबव सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ यूएस एंड द यूएसएसआर। ऊपर में जो तस्वीर हम लोग देखे यहाँ पर, ये वाला किसके विक्ट्री को दर्शा रहा है, तो यूएस के, और दूसरा वाला जो देख रहे हैं ये यूएसएसआर का, ठीक है। फ्लैग से भी आप समझ सकते हैं। In the Second World War, American soldiers raising the US flag during the Battle of Lao Zima, जापान on 23 फरवरी 1945। अच्छा, ये जो तस्वीर है कब का है, तो 23 फरवरी 1945 का, 1945 का 23 फरवरी 1945 का, जिसमें यूएस के जो सोल्जर हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्लैग को मतलब समझिए कि झंडे को लहरा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो है आपका, सोवियत सोल्जर जो है यूएसएसआर फ्लैग को रेस्टैग बिल्डिंग इन बर्लिन, बर्लिन में, तो बर्लिन वाला वॉल को भी हम लोग पढ़ेंगे, बर्लिन वॉल के बारे में। तो जर्मनी मई 1945 में है। तो ये दूसरा जो पिक्चर देख रहे हैं, ये बर्लिन में जो रूस के, अभी वर्तमान में तो रूस से काफ़ी सारे देश अलग हो चुके हैं, 1991 में हम लोग को पता है, ठीक है। लेकिन उस समय यूएसएसआर पूरा का पूरा समझिए ग्रुप होता था जो कि यहाँ ईस्टर्न यूरोप तक फैला हुआ था, जिसमें बहुत सारे कंट्री थे, ठीक है। अभी का जो आप यूक्रेन सुनते हैं, बेलारूस हो गया, ये सब इसी का हिस्सा हुआ करता था, यूएसएसआर का ग्रुप का ही, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं ओवरव्यू। दिस चैप्टर प्रोवाइड अ बैकड्रॉप टू द एंटायर बुक। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इज यूजुअली सीन एज द बिगिनिंग ऑफ द कंटेम्पररी एरा, अस्थिर काल का, इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, which is the subject matter of this book. It is therefore appropriate that we begin the story with a discussion of the Cold War. The chapter shows how the dominance of two superpowers, the United States of America and the Soviet Union, तो हम आपको बता ही चुके हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे समाप्त हुआ
तो दुनिया जो है दो ध्रुवों में बट गई, एक यूएस का ग्रुप और दूसरा जो है यूएसएसआर का, यही सेंट्रल पावर बनकर के और इन्हीं दोनों के बीच में समझिए थ्रेटन चल रहा था, धमकी चलता था, ठीक है। और डायरेक्ट युद्ध इन लोगों ने लड़ा नहीं कभी, ठीक है। इट ट्रैक्स द वेरियस एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन संसार के अलग अलग एरिना में, अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध का जो अखाड़ा है वहां पर एक दूसरे के विरोध में, अगर मान लीजिए कोई दो देश के बीच में युद्ध हो रहा था तो उसमें क्या करता था, एक ग्रुप को सपोर्ट कर दे यूएसएसआर वाला और दूसरा को अमेरिका। अभी अब यूक्रेन वाला भी मामला देख रहे हैं, यूक्रेन का जो है डायरेक्ट रूस से युद्ध चल रहा है और इसमें जो है अमेरिका जो है, अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा था, पूरा यूरोप सपोर्ट कर रहा था। इसी तरह अफगानिस्तान का मामला में भी आप देखेंगे। चलिए एक एक तरफ से समझते हैं। उसके बाद अगर इंडिया की भूमिका की बात करें तो उस समय जो भारत हाल में तो इंडिपेंडेंट हुआ ही था 1947 में, ठीक है। तो एनएएम का गठन किया था, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू भारत से और भी चार पांच लीडर थे, ठीक है, इसके संस्थापक में से, ठीक है। एनएएम का मतलब ये होता है नॉन अलाइन मूवमेंट। एनएएम का मतलब क्या होता है, नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि हिंदी में कहें अगर इसको तो गुट निरपेक्ष, ठीक है। तो भारत का जब देखेंगे शीत युद्ध में भारत का क्या दृष्टिकोण था तो उसमें हम लोग जानेंगे इस बात को कि भारत किसी गुट में शामिल नहीं हुआ। हालांकि 1971 में एक एग्रीमेंट होता है संभवतः 20 से 21 वर्ष के लिए, ठीक है, रूस के साथ। तो ऐसा माना जा सकता है कि थोड़ा झुकाव भारत का रूस की तरफ था और है भी। भारत और रूस की दोस्ती के बारे में तो आप लोग सभी परिचित है ही। चलिए अब इससे क्या होता है, नॉन अलाइंड कंट्रीज टू स्टेबलाइज अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और ये जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थे इन्होंने स्थापित किया एक नया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक ऑर्डर को, समझे, जिसको हम लोग NIEO कहते हैं। तो इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी जरूर रखिए जब भी आप क्लास कीजिए तो, ठीक है। तो आपको नोट डाउन कर लेना है फुल फॉर्म। एनईएम का तो नॉन अलाइन मूवमेंट बताएं आपको, और दूसरा NIEO का, ठीक है। ये जो देख पा रहे हैं आप NIEO, तो जिसका मतलब क्या है कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। और अच्छा, इस चैप्टर में ये भी जानेंगे हम लोग कि एनएम का क्या भूमिका रहा शीत युद्ध के दौर में, क्या उसने इसको रोका तो कम करने का जरूर प्रयास किया, ठीक है। चलिए एनएम के पॉलिसी को भी जानेंगे। किसको जानेंगे, एनएम का क्या क्या पॉलिसी था, क्या क्या नीति था। हालांकि इस पर समझे क्रिटिसाइज भी दोनों अमेरिका की तरफ से भी, यानी कि यूएस और यूएसएसआर दोनों की तरफ से किया गया भारत को कि भारत का अपना कोई स्टैंड नहीं है। इसको भी जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि अभी तो चैप्टर शुरुआत ही है, समझिए, और एक तरह से आपको परिचय और देना चाह रहे हैं और साथ में आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए इस तरह से थोड़ा सा, इसके लिए आपको ओवरव्यू को ज़्यादा नहीं देखिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू का मतलब भी होता है थोड़ा थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी देना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे पहला मामला अगर आप देखेंगे तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। शीत युद्ध में अगर पिक पॉइंट कहिए तो सबसे ज़्यादा पीक पर जो कोल्ड वॉर का जो एरा था वो था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1961। और इस 1961 को आपको इसमें भी याद रखना है कि बर्लिन वॉल, बर्लिन तभी जो जर्मनी था वो आपको ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी, वेस्टर्न जर्मनी समझिए वो कैपिटलिज्म था वहाँ, और ईस्टर्न जर्मनी में चूंकि अधिकार लगभग समझिए कि रूस का था, यूएसएसआर का था, ठीक है, जिसके बीच में 1961 में ही जो है एक वॉल था बना का निर्माण हुआ था जिसको बर्लिन का वॉल कहते हैं। हालांकि ये कुछ सालों बाद यानी कि 1989 में इसको डिस्ट्रॉय कर लिया गया और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, समझिए एकीकरण हो गया। अब जर्मनी एक मतलब यूनिफाइड कंट्री है, ठीक है। अब वो ईस्टर्न और वेस्टर्न, ठीक है, इस पार्ट में नहीं बटा हुआ है, लेकिन उस समय का दौर था 1961 का। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला बात हो रहा है इन अप्रैल 1961, कब की बात हो रही है, अप्रैल 1961, द लीडर्स ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर। यूएसएसआर का वैसे आप लोगों को फुल फॉर्म पता ही होगा, ठीक है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो यू फॉर यूनियन, एस फॉर सोवियत, एस फॉर सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वर वरीड दैट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका would invaded communist ruled Cuba and overthrow Fidel Castro। इस नाम को याद रखिएगा जो काफी ज्यादा काम में आने वाला है। हुआ क्या कि अप्रैल 1961 में 1961 में जो
यहाँ के यूएसएसआर के लीडर थे, वो बड़ा इस बात से चिंतित थे, उनके मन में इस बात का भय था कहिए कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो क्या करेगा, क्यूबा जो है, क्यूबा अमेरिका के पास सबसे नजदीक वाला था स्टेट, तो क्यूबा में क्या करेगा, जो फिडेल कास्ट्रो उस समय जो वहाँ का जो लीडर था, कहाँ का, क्यूबा का, उसको सत्ता से हटा देगा, ओवरथ्रो कर देगा, और वहाँ पर क्या करेगा, यूएसएसआर का पावर, क्योंकि जो फिडेल कास्ट्रो था उसको एड भी मिलता था, एड से मतलब है हेल्प भी मिलता था, और पॉलिटिकल हेल्प भी और इकोनॉमिक हेल्प भी मिलता था, किससे, यूएसएसआर से। तो इस बात को लगा कि कहीं हो सकता है क्यूबा को ओवरथ्रो कर दे, उसका क्यूबा से ओवरथ्रो कर दे, यानी कि वहाँ का जो सत्ताधार पक्ष है, यानी कि जो फिडेल कास्ट्रो है वहाँ का प्रेसिडेंट, उसको सत्ता से हटा दे, और यह एक प्रकार का थ्रेटन होता, मतलब थ्रेटन हो जाता किसके लिए, तो यूएसएसआर के लिए। इसी बात को लेकर के वे दुखी थे। द प्रेसिडेंट ऑफ द स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, कहां पर ये मौजूद है, इसका लोकेशन क्या है, यूनाइटेड स्टेट का कोस्टल नेशन है, यानी कि समुद्री तट के पास ही है, सटा हुआ, ठीक है। क्यूबा वाज एन एलाई ऑफ द सोवियत यूनियन, हम आपको बताइए यह क्या था, एलाई था, ठीक है, उस किसका, सोवियत यूनियन का एलाई था, यानी कि उसका पक्षधर था, क्योंकि क्यों नहीं होगा भाई, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों प्रकार का सपोर्ट मिलता था क्यूबा को, ठीक है, कहां से, यूएसएसआर से। क्यूबा वाज एन एलाई ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड। अच्छा, कैसा एड मिलता था, तो हेल्प मिलता था, डिप्लोमेटिक भी यानी कूटनीतिक भी, और फाइनेंशियल एड भी मिलता था। अब आते हैं, इस नाम को भी आपको याद रखना, निकिता क्रुश्चेव, निकिता क्रुश्चेव कहाँ के लीडर थे, सोवियत यूनियन के, यूएसएसआर के लीडर थे, ठीक है। द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस, और उन्होंने निर्णय लिया कि उन्होंने, तो निकिता क्रुश्चेव ने, कि जो क्यूबा है उसको नेवल बेस बना लिया जाए, किसका, सोवियत यूनियन का, ठीक है। डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस यानी मिलिट्री बेस बना दिया जाए उसको, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको लेकर के 1962 में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, ही प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा, और उन्होंने वहां पर क्या किया, तो प्लेस्ड कर दिया न्यूक्लियर। अच्छा, जब न्यूक्लियर क्यूबा में आपको प्लेस्ड किया गया, इंस्टॉल किया गया, ये सीधे किसके लिए, क्योंकि सबसे नजदीक में अमेरिका का कोस्टल एरिया के पास यह आइलैंड था, तो अमेरिका के लिए यह थ्रेटन होगा, तो निश्चित रूप से रिटेलिएट करेगा अमेरिका। तो देखिए 1962 में ही प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा, द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज वेपन्स पुट द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द फायर फ्रॉम द क्लोज रेंज एंड नियरली डबल्ड द नंबर ऑफ bases or cities in the American mainland which could be threatened by the USSR। अब इसका परिणाम यह हुआ कि जैसे आपको न्यूक्लियर वेपन जो है उसको इंस्टॉल किया गया, कहाँ, क्यूबा में, ये तो सीधे रेंज में आ जाएगा अमेरिका का, अमेरिका का लगभग मेनलैंड जितना था एरिया, चाहे वो आपका मिलिट्री बेस कहिए या फिर मेनलैंड एरिया कहिए, वो टोटली रूप से कवर्ड हो रहा था, जिसको सीधे सीधे थ्रेटन माना जाएगा अमेरिका के द्वारा, ठीक है, किसके तरफ से, यूएसएसआर की तरफ से। 3 weeks after the Soviet Union had placed the nuclear weapons in Cuba, और 3 सप्ताह बाद क्या किया, 3 weeks के बाद न्यूक्लियर वेपन को प्लेस भी कर दिया क्यूबा में। द अमेरिकन बिकम अवेयर ऑफ इट, और अमेरिकन जो थे वे इस बात को लेकर के सतर्क थे। द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, आपको याद रखना है कि उस समय 1961-62 की जब बात करें तो उस समय यूएसएसआर का जो लीडर था, ठीक है, वो कौन था, निकिता क्रुश्चेव, मेन लीडर कहिए, ठीक है। और यहाँ का जो प्रेसिडेंट था, कहाँ का, यूएस का, वो थे जॉन एफ कैनेडी, कौन थे, जॉन एफ कैनेडी। याद रखना है आपको, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में जाएंगे तो 3 नाम आपको याद रखना है। पहला यूएसएसआर का, अगर सोवियत यूनियन का बात करें तो निकिता क्रुश्चेव, दूसरा आपको क्यूबा का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम क्या था, फिडेल कास्ट्रो, तीसरी बात करें तो अमेरिका का उस समय जो प्रेसिडेंट था वो था जॉन एफ कैनेडी, कैनेडी नाम से प्रचलित थे। एंड हिज एडवाइजर वर reluctant to do anything that might lead to full scale nuclear war between the two countries, but they were determined to get Khrushchev to remove the missile and nuclear weapon from Cuba। उन लोगों, वो लोग भी अलर्ट थे इस बात को लेकर के, और यह समझिए इन लोगों को एक तरह से दोनों ही पक्ष को डर था कि कहीं ये न्यूक्लियर वॉर में नहीं चेंज हो जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से वो इसको थ्रेटल में लेते हुए ये चाह रहे थे, कौन, तो जॉन एफ कैनेडी चाह रहे थे कि किसी तरह यहाँ से क्यूबा से क्या करे, वो मिसाइल वापस कर ले, रिमूव कर ले, हटा ले। कैनेडी ऑर्डर अमेरिकन वॉरशिप टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप, कैनेडी ordered American warship to intercept any Soviet ship heading to Cuba as a way of warning the USSR of his seriousness। अब इन्होंने ऑर्डर दिया कि कोई भी अगर अमेरिका यूएसएसआर का कोई सा भी शिप अगर
वो क्या कर रहा हो, क्यूबा की ओर जा रहा हो, तो उसको क्या करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए, ठीक है, जो भी जा रहा हो, किसके आधार पर, हेडिंग टू क्यूबा एज अ वे ऑफ वार्निंग द यूएसएसआर ऑफ हिज सीरियसनेस, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि अगर क्यूबा की ओर जो भी शिप्स जा रहा हो सोवियत यूनियन से, उसको इंटरसेप्ट करना, यानी कि रडार पे लेना और उसको क्या करना, उस पर मिसाइल दाग देना। इंटरसेप्ट का मतलब ही यही होता है। अब देखिए क्या होता है, एज अ वे ऑफ यूएसएसआर ऑफ हिज सीरियसनेस अ क्लैश सीम्ड इमिनेंट इन व्हाट केम टू बी नोन एज द क्यूबन मिसाइल। और यही जो क्लैश हुआ, यही जो दोनों के बीच में हो रहा था, यही जो विवाद उत्पन्न हुआ, यही जो एक क्लैश हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के रूप में जानते हैं। हालांकि ये हुआ क्या, बाद में जो है दोनों ही तरफ से क्या हुआ, क्यूबा से आपको जो मिसाइल था, न्यूक्लियर मिसाइल था, उसको भी ये कर लिया गया, हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उस क्लैश मेड द होल वर्ल्ड, और ये जो क्लैश हो रहा था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, और इससे पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, समझिए वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड जो है वरीड था, चिंतित था, दुखी था कि कहीं ये फुल स्केल वॉर में नहीं चेंज हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि वॉर जब भी होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। अभी आपने देखा हाल में जो कई सारे युद्ध हुए, तो कहीं ना कहीं भारत पर भी इसका असर पड़ा। अब देखिए, फॉर इट वुड हैव बीन नो ऑर्डिनरी वॉर एवेंचुअली टू द वर्ल्ड ग्रेट रिलीफ, बोथ साइड डिसाइडेड टू अवॉइड वॉर, द सोवियत शिप स्लोड डाउन एंड टर्न्ड बैक। अब इस, लेकिन दोनों ही देशों ने क्या किया कि अवॉइड किया इस युद्ध को, कि यह फुल स्केल वॉर नहीं हुआ, और सोवियत यूनियन का जो शिप क्यूबा की ओर जा रहा था उसको भी टर्न कर लिया, मोड़ लिया, वापस कर लिया, ठीक है। द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाज हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर। और यही क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो था, इसका जो हाई पॉइंट था, जो कि आगे चलकर के कोल्ड वॉर के रूप में जाना जाता है। द कोल्ड वॉर रेफर टू द कंपटीशन, और वास्तविकता में ये कंपटीशन ही था। ऐसे हम देहाती भाषा में अगर समझे हम लोग, घरेलू भाषा में, तो देखते हैं मारपीट दो पड़ोसियों के बीच में होता है, तो कहता है देखिए मेरे पास ये है, देखे छी हमारे पास ई छो, देखे छी चार बेटा छे, चार लाठी छे, इस तरह का जो वर्णन आता है, तो आप देखते ही होंगे ये, लेकिन आपस में दोनों लड़े नहीं, बस केवल धमकी दे रहा है एक दूसरे को, ठीक है। तो द कोल्ड वॉर रेफर टू द कंपटीशन, द टेंशन एंड अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन, ठीक है। इस पर ज्यादा लेकर नहीं चलेंगे, हमको लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा क्या, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, और यह पिक पॉइंट के रूप में जाना जाता है 1961 में, ठीक है। इसमें तीन नाम आपको पता ही, आपको पहला यूएसएसआर का जो थे लीडर, उनका नाम था निकिता क्रुश्चेव। उसके प्रेसिडेंट कहाँ का, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें अमेरिका का, तो कौन थे, एफ कैनेडी थे। और क्यूबा की बात करें, क्यूबा का प्रेसिडेंट कौन था, फिडेल कास्ट्रो। चलिए, अच्छा, लेकिन ये हॉट वॉर में कभी नहीं बदला, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, यानी फुल स्केल वॉर में कभी नहीं चेंज हुआ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात पे आते हैं, हम लोग डिबेट कर लेते हैं। अमेरिका में कैपिटलिज्म, लेकिन सोशलिज्म और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कहाँ, यूएसएसआर में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और सोशलिज्म पर बेस्ड था, जबकि अमेरिका का जो ग्रुप गुट था वो क्या, कैपिटलिज्म पर। अमेरिका के गुट को नेटो और यूएसएसआर के गुट को वार्सो पैक्ट के रूप से हम लोग जानते हैं, वार्सो पैक्ट के नाम से, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। अभी चैप्टर को देख ही रहे, एक तरफ से हम लोग लेकर के चलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द कोल्ड वॉर, ठीक है, कोल्ड वॉर क्या है। तो अब एक तरफ से चूंकि डिबेट कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे इसका। द एंड ऑफ द सेकेंड वॉर वर्ल्ड वॉर इज लैंडमार्क इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन 1945। द एलाइड फोर्सेज लेड बाय द यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस डिफेटेड द एक्सिस पावर लेड बाय जर्मनी, इटली एंड जापान। यह दो बातें आपको याद रखना चाहिए। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था, और इसमें जीता कौन था, तो एलाइड फोर्स जीता था। एलाइड फोर्स में कौन कौन शामिल था जी, तो यूएस था, यूनाइटेड स्टेट, याद रखना है एलाइड फोर्स का नाम। 1945 में जीता कौन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इसमें एलाइड फोर्स जीता था। क्या नाम बताया आपको, एलाइड फोर्स जीता था, ठीक है। तो एलाइड फोर्स की अगर बात करें, तो एलाइड फोर्स में था कौन, यूएस, सोवियत यूनियन, ठीक है, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन, फ्रांस, और जिसने हराया था किसको, एक्सिस पावर को। एलाइड फोर्स जीता था और हराया था किसको, एक्सिस पावर। और एक्सिस पावर में कौन कौन शामिल थे, जर्मनी, इटली एंड जापान। और इसके साथ जापान, हम लोग को पता है जापान का जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो लिटिल बॉय और फैटमैन जो बम गिराया गया था, जिसका त्रासदी के साथ ही क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर
सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति की घोषणा हुई थी, जो 1939 से लेकर के 1945 तक चली थी। पता है, द वॉर हैड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड स्प्रेड आउट द रीजन्स आउटसाइड यूरोप इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा, नाउ म्यांमार। वी नो दैट, हम लोगों को पता है यह बात कि बर्मा को ही अब म्यांमार के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसका इस युद्ध का परिसीमा यानी कि कहिए अगर एरिया, तो केवल यूरोप और अमेरिका, यूरोप ही नहीं था बल्कि साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा और एंड पार्ट्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, भारत का भी नॉर्थ ईस्ट इलाका जो है असम वगैरह, ये सभी उस पार्ट में शामिल था। एंड पार्ट्स ऑफ डिवास्टेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सिविलियन प्रॉपर्टी, और जिसका परिणाम भी हुआ कि कई सारे नागरिक तो मारे ही गए, और यहाँ तक कि बहुत सारे क्या मारे गए नागरिकों के साथ साथ जो धन की हानि भी वह हुआ। वर्ल्ड का इकोनॉमिक पूरी तरफ से समझिए चरमरा गया। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी हम लोगों को पता है कि बोल रहा है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अर्लियर सेकेंड द वर्ल्ड बिटवीन 1914 टू 1918। ये भी आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, और उससे पहले ही दुनिया त्रासदी को देखी थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ वह तो और ज़्यादा मतलब समझिए विनाशकारी था। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समाप्त हुआ वैसे ही आप समझिए कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड वॉर ended when the United States dropped 2 atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। अगस्त 1945 में हम लोगों को पता है यह बात, हिरोशिमा अभी जस्ट बताई भी आपको, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम जो गिराया गया था, और उस एटम बम का नाम भी बताया आपको कि उसको क्या कहा जाता था, तो लिटिल बॉय और फैटमैन। अब यूएस डिसीजन टू ड्रॉप द बॉम्ब हैव आर्ग्यूड दैट द यूएस न्यू दैट द जापान वाज अबाउट टू सरेंडर एंड दैट इट वाज अननेसेसरी टू ड्रॉप द बॉम्ब। अब यूएसएसआर के ग्रुप की तरफ से यह कहा गया, यूएसएसआर की तरफ से, कि जब अमेरिका को पता था यह बात कि वह सरेंडर करने वाला है जापान, तो फिर यह बम गिराने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जानबूझ करके अपना डोमिनेंस स्थापित करने के लिए, अपने पावर को दर्शाने के लिए अमेरिका ने ऐसा काम किया। दे सजेस्ट दैट द यूएस एक्शन वाज इंटेंडेड टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स इन एशिया एंड एल्सवेयर एंड टू शो मॉस्को दैट यूनाइटेड स्टेट वाज सुप्रीम। क्या कहा कि यूएसएसआर के ग्रुप यूएसएसआर के ने कहा कि अमेरिका जानता था कि जापान सरेंडर करने वाला है, फिर भी उसके दो शहरों पर, हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया, केवल यह दिखाने के लिए कि वही सुप्रीम है और वह अपना डोमिनेंस स्थापित करना चाहता है। ठीक है, यूएस सपोर्टर हैव आर्ग्यूड दैट ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बम वाज नेसेसरी टू एंड द वॉर क्विकली, लेकिन यूएस अमेरिका के जो ग्रुप के थे, उन्होंने जो उसका जो सपोर्टर कंट्री था, उन्होंने कहा कि यह जरूरी था कि ताकि तेजी से यानी कि जल्द से जल्द युद्ध क्या हो, समाप्त हो। हालांकि यह विवाद यहीं से स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर, लेकिन पिक पॉइंट तो आपको पता है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, further loss of American and Allied lives. Whatever the motives, the consequence of the end of the Second World War was the rise of two new power on the global stage। ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है और ऐसा स्थिति बना कि पूरा वर्ल्ड जो है वो दो ध्रुवों में बट गया, पोलराइज हो गया, कहिए दो ध्रुवों में बटा, और दोनों ध्रुवों का नाम हम लोग जानते हैं, यूएसएसआर और कौन सा, यूएस। कुछ ग्रुप क्या यूएस के तरफ शामिल हुए, तो यूएस वाले ग्रुप को कहा गया नेटो, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इधर वाला ग्रुप जो था आपको यूएसएसआर का जो ग्रुप बना, इसमें क्या कहा गया, तो इन लोगों को वार्सो पैक्ट कहा गया, वार्सो पैक्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफेट कौन हुआ था, जर्मनी और जापान, पता है हम लोगों को। चलिए यहां देखते हैं, while the Cold War was an outcome of the emergence of the US and the USSR as two superpower rival to each other, it was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear। The logic is simple yet powerful when two rival power are इन पोजिशन ऑफ न्यूक्लियर। हालांकि ये बात भी है कि दोनों ही के देश के पास, यूएसएसआर के पास भी और यूएस के पास, दोनों के पास एटम बम अभी सबसे ज़्यादा तो आप जानते ही हैं अमेरिका के पास, और रूस के पास ही। अब तो यूएसएसआर रहा नहीं 1991 के बाद। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग, ये जापान का हिरोशिमा और नागासाकी का है डिस्ट्रक्शन के बाद। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं।
These pictures depict the destruction caused by the bombs dropped by the US on Hiroshima. The bomb was codenamed Little Boy, as I have told you, and Nagasaki codename. Nagasaki पर जो गिरा था वो Fatman था. Yet these bombs were very small in their destructive capacity, measured in terms of kiloton yield, as compared to the nuclear bombs that were to be available in the stockpiles assembled by the superpower. उस समय जो दोनों बम था उसका ज़्यादा कैपेसिटी नहीं था, तब इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, और आज के डेट में तो आप लोग जानते ही हैं कितना पावरफुल है. तो अब उस समय द यील्ड ऑफ लिटिल बॉय एंड फैटमैन वर 15 एंड 21 किलोटन. 15 किलोटन था लिटिल बॉय का, और फैटमैन का कितना 21 किलोटन था. बाय द अर्ली 1950s द यूएस एंड यूएसएसआर वर ऑलरेडी मेकिंग थर्मोन्यूक्लियर वेपन. और लेकिन 1950 1950 आते आते यूएसएसआर और यूएस दोनों ने ही थर्मोन्यूक्लियर बम बना लिया था, ऑलरेडी मेकिंग थर्मोन्यूक्लियर वेपन दैट हैड अ यील्ड बिटवीन 10 एंड 15,000 किलोटन. आप सोचिए कितना मल्टीप्लाई हो गया, कितना गुना में बढ़ गया. 10,000 से 15,000 किलोटन इसका वजन था, और इतना ज्यादा इसका क्या नाम था इसका, थर्मोन्यूक्लियर वेपन. ठीक है, दोनों ही देश ने, यूएसएसआर ग्रुप ने भी और यूएस ने भी बना लिया. इन अदर वर्ड्स दीज बॉम्ब्स वर 1,000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव देन द बॉम्ब्स यूज्ड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी. इसका मतलब ये हुआ हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उससे 1000 गुना ज्यादा ये विनाशकारी हो सकता है या है. ड्यूरिंग मच ऑफ द कोल्ड वॉर बोथ द सुपर पावर पोजेस्ड थाउजेंड ऑफ सच वेपन्स. ठीक, जस्ट इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट दीज कुड कॉज ऑल ओवर द ग्लोब. और इतना ज़्यादा तो हम लोग एक वो ऐसे मजाक के अंदर भी अब सुनते आए हैं कि रूस के पास, अमेरिका के पास इतना है जो कि 100 टाइम्स अर्थ को पूरा तरह से डिस्ट्रक्ट कर सकता है, पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है. इतना ज़्यादा पावरफुल बम है और इतनी ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियर वेपन है उसके पास, इन दोनों के पास. हालांकि बाद में इन लोगों ने हस्ताक्षर भी किया, कई सारा ट्रीटी भी हुआ जिसको कम करने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इन लोगों के पास है. चलिए, सुपर पावर के बारे में डिबेट कर ही चुके हैं. अच्छा, ये भी आपको बताए द इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स. तो 2 पावर ब्लॉक्स के बारे में तो बताइए आपको. पहला कौन सा, नेटो, और दूसरा वार्सो पैक्ट. ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे. आइडेंटिफाई 3 कंट्रीज फ्रॉम ईच ऑफ द रिबेल ब्लॉक्स. लुक एट द मैप ऑफ द यूरोपियन यूनियन. ठीक है, एंड आइडेंटिफाई 4 कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ द वार्सो पैक्ट एंड नाउ बिलोंग टू द ईयू. तो यूरोपियन यूनियन, ईयू. ठीक है, ईयू का मतलब ये होता है यूरोपियन यूनियन. By comparing this map with that, the European Union map identified 3 new countries that came up on the post-Cold War period. Post-Cold War यानी कोल्ड वॉर के समाप्त के बाद क्या क्या चीजें चेंज आई. लेकिन हम लोग पहले तो उस समय पर आएंगे, इस मैप के थ्रू जानने का प्रयास करेंगे कि उस समय जो दो सुपर पावर जो बना हुआ था, यूएस और यूएसएसआर, इन दोनों ने के सपोर्ट में बहुत सारे कंट्री जो है यूएस की ओर थे, और बहुत सारा कंट्री क्या था कि आपको यूएसएसआर की तरफ थे. तो बताइए, यूएसएसआर की तरफ जो था वो वार्सो पैक्ट, और यूएस की तरफ जो नेटो था, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इस मैप को देखेंगे तो लगभग क्लियर हो जाएगा हम लोगों का, इतना देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझा देंगे. तो ये येलो वाला पार्ट को देखना है सबसे पहले आपको. ये येलो जहां इंडिकेट कर रहा है, ये नेटो मेंबर को किसको दर्शाएगा, येलो वाला पार्ट नेटो मेंबर कंट्रीज को दर्शाएगा. हालांकि ये मैप अब वर्ल्ड ऑर्डर अभी नहीं है वर्तमान में, ये कोल्ड वॉर के सिचुएशन का है. ठीक है, चलिए, और ये जो रेड देख रहे हैं ये वार्सो पैक्ट का, और अदर कम्युनिस्ट नेशन ये ग्रीन वाला, और व्हाइट अदर्स हो गया. तो हम लोग एक तरफ से अगर देखें तो आप देखिए कि नेटो मेंबर यानी कि जो अमेरिका के गुट में शामिल थे वो नॉर्वे था, ब्रिटेन था, लंदन था. ठीक है, उसके बाद वेस्ट जर्मनी हो गया. ठीक है, अभी फिलहाल वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, ध्यान दे चले, वेस्ट जर्मनी अभी से मतलब है कि 1961 62 के करीब का बात हो रहा है. ठीक है, क्योंकि आपको बताए थे जर्मनी 2 पार्ट में बटा हुआ था. यहाँ देखिए आपको नजर आएगा, ये ईस्टर्न जर्मनी है, ये क्या है, ईस्टर्न जर्मनी. ये क्या है, ईस्टर्न जर्मनी. ठीक है, ये वाला पार्ट ईस्टर्न जर्मनी है, और ये यहाँ वाला देखिए वेस्टर्न जर्मनी, ये वाला वेस्टर्न जर्मनी. ठीक है, तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ था. तो वेस्टर्न जो था वो किसके गुट में शामिल था, तो अमेरिकन गुट में. ठीक है, फ्रांस हो गया, उसके बाद ब्रिटेन देख रहे हैं, इटली हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया. ठीक है, इधर आप देख रहे हैं ग्रीस, उसके बाद टर्की, अब जिसको टर्की कहा जाता है नया नाम,
और ये सब जो येलो वाला पार्ट आपको दिखा है, इसमें से नाम एक एक तरफ से देखते चले जाते हैं। ब्रिटेन लंदन हो गया, उसके बाद वेस्ट जर्मनी वाला पार्ट हो गया, अभी तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, एकीकरण। स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इटली हो गया, टर्की हो गया, ये सब किसके गुट में थे? तो नेटो में थे, ठीक है। और उस समय जो वार्सो पैक्ट में शामिल था वो था कौन कौन? ध्यान देना है, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ठीक है, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, याल्टा। ये सब देखिए, ये सब जो कंट्री है ये सब कहाँ पर? तो यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल थे, ठीक है। तो दुनिया कैसे दो ध्रुवों में बटा हुआ था ये देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। अब ये हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस समय का सिचुएशन इसी प्रकार से था। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा गया जो इन दोनों में से किसी गुट में शामिल नहीं था। तो फर्स्ट वर्ल्ड में आ गया अमेरिकन गुट वाला, नाटो वाला, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड में आ गया वार्सो पैक्ट वाला, और जो किसी गुट में शामिल नहीं था वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंतर्गत आ गया, ठीक है। ये रेड वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था लगभग, ठीक है, एरिया में जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था वो आपको सेकेंड वर्ल्ड। और यहाँ येलो वाला जो मैप दिख रहा है जिसमें आपका यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ये तो अलास्का है, ग्रीनलैंड हो गया, इधर आपका ब्रिटेन वगैरह हो गया, ठीक है, पुर्तगाल हो गया, यहाँ पे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये सब किसमें? तो फर्स्ट वर्ल्ड के अंतर्गत। और ये ग्रीन वाला जितना पार्ट देख रहे हैं ये थर्ड वर्ल्ड के अंतर्गत माना जाता था, जो किसी भी गुट के साथ शामिल नहीं था। अब यहां से आता है, द वेस्टर्न अलायंस वाज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो वेस्टर्न अलायंस था, ये वाला पार्ट को देखिए, ऐसे अगर करेंगे तो यहाँ ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर क्या? इधर ईस्ट। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे यहाँ से तो इस वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को ईस्ट कहा गया, और यहाँ से येलो वाला जितना पार्ट दिख रहा है इसको वेस्टर्न कहा गया। और वेस्टर्न अलायंस में जो भी शामिल था, ठीक है, इन्होंने जो गुट बनाया इसको नेटो नाम दिया गया। क्यों नाम दिया गया? क्योंकि अटलांटिक ओशियन बीच में पड़ता है, आपको पता ही होगा, ये वाला जो भाग है ये अटलांटिक ओशियन है यहाँ, ठीक है। तो नाम दिया गया नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो, विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949। जिसको आपको याद रखना है कि नेटो जो है ये कब? तो 1949 में एग्जिस्टेंस में आया, यानी कि एग्जिस्टेंस का मतलब इसकी स्थापना, इसकी मौजूदगी या अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया? 1949। इट वाज विच डिक्लेयर दैट आर्म अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप। इसका सीधा सा बात समझिए कि नेटो ग्रुप में अगर कोई भी देश, किसी भी देश पर, नेटो ग्रुप में जो भी कंट्री शामिल है उसमें से किसी एक देश पर भी अगर हमला माना जाएगा तो पूरे नेटो कंट्री पर यह हमला माना जाएगा, और सभी नेटो कंट्री के जो मेंबर है, नेटो मेंबर है, वो एक साथ हमला कर देंगे उस देश पर। यह था आपको नेटो का मिली सिद्धांत, ठीक है। यही बात यहाँ, इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट व्हिच डिक्लेयर्ड दैट आर्म अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। ईच ऑफ दीज स्टेट वुड बी ऑब्लाइज्ड टू हेल्प द अदर, द ईस्टर्न अलायंस नोन एज द वार्सो पैक्ट। और ये जो वार्सो पैक्ट के बारे में भी आ जाते हैं, तो इधर तो आपको बताया अगर नेटो के किसी एक कंट्री पर भी, मान लीजिए ब्रिटेन पर ही हमला कर दिया जाए किसी अलग देश के द्वारा, तो ये पूरे का पूरे नेटो मेंबर कंट्री पर यह हमला माना जाएगा। और इधर वाला तो जान रहे हैं वार्सो पैक्ट कंट्रीज है, तो इसी की बात कर रहे हैं। द ईस्टर्न अलायंस जो ईस्ट के ओर था, नॉन एज द वार्सो पैक्ट, वाज लेड बाय द सोवियत यूनियन। अच्छा, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत। इट वाज क्रिएटेड इन 1955। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी वार्सो पैक्ट का? तो 1955 में। कब? 1955 में। किसके द्वारा लीड किया जा रहा था इसको? तो सोवियत यूनियन के द्वारा। एंड प्रिंसिपल फंक्शन वाज टू काउंटर नेटो। इसका मुख्य सिद्धांत था किसको काउंटर करना? तो नेटो को, ठीक है, नेटो ग्रुप को। इंटरनेशनल अलायंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा were determined by the requirements of the superpower and the calculation of the smaller state. As noted above, Europe became the main arena of conflict between the superpower. In some cases, the superpower used the military power to bring countries into their respective alliances. सोवियत इन, अब यहाँ समझिए, अच्छा दोनों ही था जो ईस्टर्न और वेस्टर्न हुआ, खासतौर पे इस दोनों जो नेटो ग्रुप और वार्सो पैक्ट के बीच में ये जो बना यह ग्रुप, मेन तो लीड किसके द्वारा? ये नेटो लीड हो रहा था अमेरिका के द्वारा, यूएस के द्वारा, और वार्सो पैक्ट सोवियत रूस के द्वारा। इस दोनों के बीच में फंस कौन रहा था? तो यूरोपियन कंट्री जी ना फंस रहा था जी। हालांकि इसमें ज्यादा से ज्यादा होड़ मचा हुआ था कि कौन ज्यादा से ज्यादा कंट्री को अपनी ओर
इन्वॉल्व कर सकता है, मतलब अपने में शामिल कर सकता है कौन सा ग्रुप, चाहे वॉर्सो पैक्ट हो या नेटो वाले हो। हालांकि हुआ क्या, तो संक्षिप्त में आपको एक बात बताते हैं कि 1991 के बाद क्या हुआ, यूएसएसआर का तो विखंडन हो गया, ठीक है, सेपरेट हो गया, उससे बहुत सारा कंट्री अलग हो गया, करीब 15 देश जो है अलग हो गया। तो रूस थोड़ा कमजोर पड़ा और एकमात्र यूनिपोलेटरी कहिए, एक ध्रुवीकरण कहिए, यूनिपोलेटरी, जो कि किसका डोमिनेंस स्थापित हो गया, अमेरिका का डोमिनेंस। हालांकि आज का सिनेरियो अगर देखेंगे तो ये मल्टीपोलराइज वर्ल्ड है, यानी कि कई ध्रुवों में बटी हुई है दुनिया भी, ठीक है। चलिए, सोवियत इंटरनेशनल ईस्ट यूरोप प्रोवाइड एन एग्जांपल, द सोवियत यूनियन यूज्ड इट्स इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप backed by the very large presence of its armies in the countries of the region to ensure that the eastern half of the Europe remained with its sphere of influence. The East and Southeast Asia and in West Asia, Middle Asia, the United States built an alliance system called the Southeastern एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसी ग्रुप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए क्या क्या सीटो बनाया गया। सीटो क्या था, तो इसको भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें साउथ ईस्ट वाला यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की बात किया जाए, मैप पर थोड़ा सा आपको साउथ ईस्ट एशिया दिखा देते हैं अगर आप लोगों में से कुछ नए छात्र होंगे। ये साउथ ईस्ट एशिया है, ये क्या है, साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। तो इसमें से ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और क्या, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो, इस दोनों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सीटो और सेंटो। सीटो हो गया साउथ ईस्टर्न, ठीक है, एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्टर्न एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो हो गया क्या, सेंट्रल ईस्टर्न, ध्यान, ठीक है, क्या है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है किसका, याद देखना है, सेंटो को, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रो, ठीक है, CN, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। थोड़ा सा मैप पर और एक बार आ जाते हैं, रिपीट कर दिए एक ही चीज को 2-4 बार, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। चलिए, समझाना मुख्य उद्देश्य आपको। तो ये हो गया, आपको ईस्ट में पड़ रहा है लगभग, तो इसको सेंट्रल ईस्टर्न ट्रीटी, उल्टा बोल दिए थे उसमें, सेंट्रल ईस्टर्न ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। और ये जो साउथ ईस्ट में, जो इंडिया तो खैर शामिल नहीं था, साउथ ईस्ट वाला जो हिस्सा, इसमें से जो बहुत सारे देश, जैसे कि आप साउथ कोरिया की अगर बात करें, तो ये सब जो शामिल हुआ, ये किसके अंतर्गत, तो सीटो के अंतर्गत, ठीक है। ये दो और ग्रुप बनाए, क्या करने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, प्रभावित करने के लिए, अपने पावर को दर्शाने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसी द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग क्लोज रिलेशन विद रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड ईराक। लेकिन अभी भी आप अगर देखेंगे, चाइना हो गया, रूस हो गया, ये नॉर्थ वाला जो कंट्री है, जैसे वियतनाम हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इराक हो गया, यहाँ पर अपना डोमिनेंस स्थापित करता है और यहाँ से संपर्क अपना बनाए रखता है, क्या काउंटर करने के लिए, अमेरिका को काउंटर करने के लिए, ठीक है। The Cold War threatened to the divided the world into two alliances. Under these circumstances, many of the newly independent countries, after gaining their independence from the colonial powers such as Britain and France, were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. जितना जल्दी उनको औपचारिक रूप से जो स्वतंत्रता मिला है, उतनी जल्दी कहीं खो नहीं जाए, यह इस बात का डर था। हाल में जो कॉलोनी से डिकोलोनाइज हुआ था, यानी कि जैसे इंडिया में तो ब्रिटेन का कॉलोनी था, ठीक है, उपनिवेश था, तो ये धीरे धीरे जो आजाद जो हुआ था, स्वतंत्र जो हुआ था, कहीं फिर गुलाम नहीं बन जाए, क्योंकि ये दुनिया तो पूरे रूप से दो ध्रुवों में, मेन पावरफुल कंट्रीज जो था उसके लाइन में शामिल होना था। तो अब इसके इसी को काउंटर करने के लिए न्यूली जो, यानी कि डिकोलोनाइज कंट्री थे, ठीक है, जो हाल में ही इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 के बाद, 1947 में इंडिया हुआ था, इसी के क्रम में जो हुए, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको कहा जाए, तो जिसका नेतृत्व किया था हमारे JLN ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। क्या नाम था, नेम, NAM, नेम, नेम क्या है, तो NAM बताएं, नॉन अलाइन मूवमेंट। चलिए लास्ट लेकर के चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट दिन। तो थोड़ा सा आपको बताते हैं यहाँ पे, पावर सच एज ब्रिटेन एंड फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस का कॉलोनी था, वो डिकोलोनाइज हुआ था, वर वरीड दैट दे वुड लॉस देयर फ्रीडम एज सुन एज दे गेन्ड, जितना जल्दी उन्हें मिला है उतना जल्दी कहीं खो नहीं थे फॉर्मल इंडिपेंडेंस। Cracks and splits with the alliances were quick to appear. Communist China quarreled with the USSR toward the late 1950s and 1969. They fought a brief war over a territorial dispute,
द अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज द नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो हम आपको पता ही दूसरा। तो यहाँ थोड़ा सा छोड़े कि कम्युनिस्ट चाइना क्वारल्ड विथ यूएसएसआर, किसके साथ झगड़ा हुआ, कम्युनिस्ट चाइना का 1950, ठीक है, कि अंत में, एंड इन 1969 किसके बीच में थोड़ा छोट एक तरह का अल्प युद्ध का ये हुआ, टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर, यानी भूमि का विवाद लेकर के, क्षेत्र विवाद को लेकर के दोनों के बीच में, लेकिन हालांकि बाद में मामला सुधर गया, लेकिन अभी भी डिस्प्यूट है। चाइना तो ऐसा कंट्री आप जानते ही हैं जिसका कि लगभग जितना भी नेबरिंग कंट्री है उसका उस सब के साथ डिस्प्यूट है लैंड एरिया को लेकर, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ठीक है। उसी में एक प्रमुख भूमिका निभाई किसने, एनएएम ने, हम बता चुके हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट which gave the newly independent countries a way of staying out of the alliance, जिसने एक तरीका सुझाया एनएएम ने कि जो नए इंडिपेंडेंट देश हैं वो इन दोनों ही गुट से कैसे खुद को अलग रखें और किसी भी गुट में शामिल नहीं हो, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट जो है यहाँ से यहाँ तक तो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। पेज नंबर 7 याद रखना, नेक्स्ट क्लास से अब स्टार्ट करेंगे, आपका बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, उसमें और डिटेल से जानेंगे हम लोग। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं।